हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशनल चैनल में। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा रखा है। आज हम लोग बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियली तरीके से खेतों में पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियल तरीके का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग हमेशा रेनफॉल पर डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे आप क्रॉप ले लो, वीट, गेहूं की क्रॉप ले लो, उसको 4 से 6 पानी चाहिए होते हैं अच्छे से ग्रो करने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए। पहला पानी उसको 20 दिन पे देना होता है, दूसरा 40 दिन पे, तीसरा 7 दिन पे। तो जो क्रॉप जो होते हैं उनको टाइमली पानी चाहिए होता है। ठीक है, अच्छे से उनको ग्रो होने के लिए। तो टाइमली जो पानी चाहिए होता है, हम लोग उस टाइम पे अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो हमेशा हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके का यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया, कुआं हो गया, पॉन्ड हो गया, टैंक हो गया। इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्रॉप की सिंचाई करने के लिए, जिससे हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। तो इन सब का यूज़ करने के लिए हम लोग एक मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं जिससे हम लोग इन सब का यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? वो सरफेस इरिगेशन मेथड हो गया, आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, तीसरा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड हो गया, और चौथा आपका सब सरफेस इरिगेशन मेथड हो गया। तो लाइन वाइज हम लोग चारों मेथड को देखेंगे। पहला आपका हो गया सरफेस इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है? हम लोग इसमें जो सरफेस है उस पर ही पानी देते हैं, डायरेक्ट सरफेस पे ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट सरफेस पे ही पानी देते हैं, जिससे वो पूरे फील्ड में फैल जाता है और जिससे आपका क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है। तो इसमें आपका सरफेस इरिगेशन में भी टाइप आते हैं। जैसे आपका हो गया फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन क्या होता है? जैसे फ्लड मतलब आप जानते हो, बाढ़। जो बाढ़ जो आता है तो पूरे आपके फील्ड में पानी फैल जाता है। उसी तरीके से फ्लड इरिगेशन में होता है। जैसे आपका ये फील्ड हो गया, इसमें हम लोग ट्यूबवेल लगा दिए हैं, तो ये जो ट्यूबवेल का पानी होगा पूरे फील्ड में फैल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लड इरिगेशन बोलेंगे। दूसरा आपका आता है बॉर्डर इरिगेशन, मतलब बॉर्डर की तरह होगा। मतलब ये आपका फील्ड हो गया, इसमें हम लोग क्या बना देंगे? बॉर्डर बना देंगे और इसमें एक एरिया में हम लोग ट्यूबवेल लगा देंगे। ये एरिया का फुलफिल हो जाएगा पानी से, फिर इसको हम लोग खोल के दूसरे एरिया में इसके पानी को बहा देंगे। फिर इसके बाद तीसरे एरिया में इसके पानी चला जाएगा। तो ये क्या होगा? तीनों एरिया में चला जाएगा। ये क्या होता है? ये आपका बॉर्डर इरिगेशन होता है। बॉर्डर इरिगेशन में इसी तरीके से पानी आपके फील्ड में जाएगा। तीसरा आपका क्या होगा? बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन क्या होता है? जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जो बेसिन लगाता है जिसमें आप लोग हाथ धोते हैं, तो ये बेसिन की तरह रहता है। जैसे ये आपका फील्ड हो गया, इसको हम लोग बेसिन में बांध देते हैं। बेसिन देखो 2 टाइप का होता है, एक होता है चेक बेसिन होता है, एक होता है रिंग बेसिन। तो चेक बेसिन क्या होता है? चेक मतलब देखो, जो चेक शर्ट पहनते हो इसमें चेक की तरह बना होता है। ठीक है, जैसे फील्ड हो गया, इसको आप लोग चेक बेसिन में आप बांट दिए। जैसे ये चेक की तरह होगा, इसको आप लोग 4 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, और जो आपका ट्यूबवेल होगा, जो आपका पाइप होगा, वो आपको ये नाली होगा, ये इसमें आप लोग इसको पाइप को लगा दोगे। ठीक है, और इसमें जो पानी जाएगा वो इस फील्ड में चला जाएगा, फिर इस फील्ड में चला जाएगा, फिर इस फील्ड में चला जाएगा, फिर इस फील्ड में चला जाएगा। अब जो बीच में आप बनाओगे वो नाली बना दोगे। नाली में आप पानी को फ्लो कर दिए, तो उसी नाली से आप चारों तरफ वो पानी फैल जाएगा। तो ये होता है आपका बेसिन इरिगेशन में। बेसिन इरिगेशन कौन से? चेक बेसिन इरिगेशन में। उसके बाद आपका रिंग बेसिन इरिगेशन। रिंग मतलब कि रिंग की तरह होता है। रिंग की तरह 2-3 जो रिंग होते हैं उनको एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, यही जो रिंग होते हैं इसमें हम लोग फ्रूट क्रॉप लगाते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट जो होते हैं, उनके लिए हम लोग रिंग बेसिन का यूज करते हैं। तो इसमें जो फ्रूट क्रॉप लगा, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, तो हम लोग इसको रिंग की तरह बना देते हैं। रिंग की तरह बना के इसी में हम लोग पानी भर देते हैं। जो ये पेड़ होता है ना, उसके आसपास हम लोग जो थोड़ा सा होता है उसमें हम लोग मिट्टी लगा देते हैं, क्योंकि जो पानी डायरेक्ट अगर आपके पेड़ को स्टेम को छुएगा तो वो हमारा स्टेम बेकार हो सकता है। इसलिए जो हमारा पेड़ होगा उसके आसपास हम लोग मिट्टी रख देंगे, सॉइल रख देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग पानी भर देंगे, रिंग में पानी भर देंगे, जिससे हमारा जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा। ये हमारा होता है बेसिन इरीगेशन के रिंग बेसिन इरीगेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आता है फरो इरीगेशन। फरो क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे रिड्स होते हैं। जैसे ये होता है हमारा मेड़ आपने देखा होगा, ये ऊंचा होता है, उसके बाद ये खाली जगह होता है, फिर ये ऊंचा होता है, फिर इसके बाद ये खाली जगह होता है। ठीक है, तो जो ये ऊंचा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्स बोलते हैं, RIDGES। ठीक है, इसको हम लोग डिश बोलते हैं। और जो खाली जगह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फरो बोलते हैं। FURO फरो होते हैं। तो डिश पे कौन कौन सा हम लोग क्रॉप लगा देते हैं? जैसे क्रॉप लगाते हैं, मूली क्रॉप लगाते हैं, गाजर लगाते हैं। तो हम लोग इस वाले जगह पे हम लोग ये सब क्रॉप लगाते हैं। और जो फरो होता है, जो खाली जगह होता है, उसमें हम लोग पानी का फ्लो कर देते हैं। जो इसमें हम लोग पानी का फ्लो कर देते हैं ट्यूबवेल से, तो जो पानी होता है हमारे क्रॉप तक चला जाता है। जो डिश में हम लोग क्रॉप लगाए हैं वहाँ तक ये चला जाता है। तो ये हम लोग काम क्या किस में करते हैं? फरो इरीगेशन में। ठीक है,
तो सरफेस इरिगेशन हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ जो हमारा फील्ड होता है, ठीक है, जो हमारा फील्ड होता है वो 1 से 2% का स्लोप होता है उसमें फील्ड में, मतलब स्लोप मतलब कि जो फील्ड हमारा होता है वो 1-2% झुका हुआ हो, वहाँ पे हम लोग सरफेस इरिगेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी जो हम लोग फ्लो करवा रहे हैं वो आसानी से निकल जाए। पर अगर जो स्लोप होता है हमारा 1 से 2% से अगर ज़्यादा हो, 3 से 4% हो जाए या 8% हो जाए, 10% हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग सरफेस इरिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोग पानी का फ्लो करवाएंगे हमारे फील्ड में, तो वो पानी हमारा तेज़ी से, जो स्लोप अगर हमारा ज़्यादा होगा 3 से 4% होगा, तो हमारा जो पानी होगा वो तेज़ी से बह के बाहर निकलेगा। जब तेज़ी से बह के बाहर निकलेगा, जो हमारा मट्टी होगा वो भी उसके साथ चला जाएगा, तो जो हमारा सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा, मतलब सॉइल अप्रदन हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जहाँ स्लोप 1 से 2% होता है वहीं पे हम लोग सरफेस इरिगेशन करते हैं, ठीक है। सरफेस इरिगेशन का एडवांटेज क्या हो गया, डिसएडवांटेज क्या हो गया। सरफेस इरिगेशन का जैसे एडवांटेज हो गया, हमारा टाइम की बचत होगा, लेबर कॉस्ट बचेगा, ठीक है, एनर्जी हमारी कम यूज होगी, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या हो गया, यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, हमारा जो वाटर यूज इफिशियंसी है सरफेस इरिगेशन में वो 30 से 40% हो, मतलब वाटर का यहाँ पे लॉस, वेस्टेज जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो वीड होंगे, खरपतवार होंगे, वो भी क्रॉप के साथ रेपिडली ग्रोथ करेंगे, मतलब तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, तो ये हमारा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है आपके सरफेस इरिगेशन में। दूसरा क्या आता है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या आता है, आपका जो प्लांट लगे होते हैं, जो आपका क्रॉप होता है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्रॉप हो गया, ठीक है, ये आपका क्रॉप हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पाइप लगाते हैं, बड़ा सा एक पाइप लगाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पाइप जो होते हैं, यहाँ पे ड्रिप होता है, इमीटर होता है, ये आपके क्रॉप का जो रूट होते हैं वहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं, और ये बूंद बूंद आपके जो क्रॉप का निचला हिस्सा होता है, रूट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे ये बूंद बूंद करके पानी हमेशा गिरता रहेगा, ठीक है, बूंद बूंद करके बस क्रॉप, जहाँ अपने क्रॉप लगाया वहीं पे इसके पाइप को हम लोग मतलब लगा देंगे, और बूंद बूंद करके ये हमारे जो क्रॉप के जो रूट होंगे वहीं पे, वहाँ पे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा। ये हम लोग ड्रिप इरिगेशन में करते हैं, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन में हम लोग इसका एडवांटेज क्या हो गया और डिसएडवांटेज क्या होता है। जैसे एडवांटेज आप लोग ले लो ड्रिप इरिगेशन में, यहाँ पे जो पानी का वेस्टेज होगा बहुत कम होता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन में जो हमारा वाटर यूज इफिशियंसी होता है वो 90 से 95% होता है, मतलब पानी का बहुत कम वेस्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पानी कहाँ पर गिरा रहे हैं, हम लोग सारे डायरेक्ट हम लोग प्लांट के रूट में हम लोग पानी को गिरा रहे हैं, सिर्फ बूंद बूंद करके गिरा रहे हैं, तो हमारा पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होगा, ठीक है। और जो हमारा वीड होगा, खरपतवार होगा, वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको पानी मिलेगा ही नहीं, सिर्फ हम लोग अपने प्लांट पे ही पानी देंगे, तो वीड को पानी मिलेगा नहीं, जिससे वीड हमारा ग्रोथ करेगा ही नहीं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जिसका कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग उतना पाइप लगाना पड़ेगा, उतना सब चीज़ करना पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और इसका नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे लेबर हो गया तो कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसको मैनेजमेंट करना है, इसका नॉलेज भी होना चाहिए, इसका डिसएडवांटेज होगा ड्रिप इरिगेशन का। तीसरा आपका आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर आपने देखा जो आपके खेतों में लगता है स्प्रिंकलर, ये होता है, ये चारों तरफ ये 360 डिग्री घूमता है, चारों तरफ घूम के एकदम तेज़ी से फव्वारादार, इसको हम लोग रैन गन भी कहते हैं। रैन गन मतलब कि रैन गन कहते हैं बंदूक की तरह, जो रैन गन चारों तरफ घूमता है और एकदम फव्वारादार, इसमें फव्वारादार पानी फेंकता है पूरे फील्ड में, ठीक है। इसमें जो वाटर, इसका एडवांटेज क्या हो गया, ये वाटर यूज इफिशियंसी जो इसकी होती है वो 60 से 70% होती है, इसमें भी पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज वही कि इसका जो कॉस्ट होगा वो भी महंगा पड़ेगा, इतना सारा इक्विपमेंट्स लगाने में हमारे फील्ड में कॉस्ट हमारा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। और इसका नॉलेज भी होना चाहिए। ये हमारा आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन में। चौथा हमारा आ गया सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस मतलब आप समझ लो ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर मतलब कितना अंदर, इसमें जो हम लोग ज़मीन के अंदर जो पाइप लगाते हैं या ज़मीन के अंदर जो हम लोग नालियाँ बनाते हैं 30 से 70 सेंटीमीटर नीचे करते हैं। जैसे हमारा ये फील्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा फील्ड होगा, इससे 30 से 70 सेंटीमीटर हम लोग नीचे पाइप लगा देते हैं, ठीक है, पाइप लगा देते हैं और या फिर नाली बना देते हैं, जिससे हम लोग नीचे पानी का फ्लो करवाते हैं, और पानी का फ्लो करवाते हैं पर 30 से 70, जो हमारा क्रॉप है उसका जो रूट हो गया, जड़ हो गया, वो 20 से 40% ही नीचे रहा, तो वो अपर हम लोग पानी कहाँ फ्लो करवा रहे हैं, 60 से 70%, तो वो ऊपर पानी कैसे आएगा। ये कैपिलरी एक्शन, एक होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है, जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारा पानी होता है वो ऊपर जाता है, जिससे रूट तक चला जाता है, क्रॉप के रूट तक चला जाएगा। जब क्रॉप के रूट को पानी मिल जाएगा तो क्रॉप का जो रूट होता है वो पानी ऊपर ले आके अपने पत्तियों तक पहुंचा देता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन याद रखिए, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो पानी होता है वो रूट तक जाता है। हम लोग ज़्यादा नीचे जब हम लोग सरफेस इरिगेशन करते हैं, सब सरफेस इरिगेशन हम लोग ज़्यादा, जो उसका पाइप होता है हम लोग ज़्यादा नीचे तक 70 सेंटीमीटर अगर नीचे
लगा दिए तो पानी ऊपर तक कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर तक जाता है, और पानी अगर रूट क्रॉप के रूट को मिल गया तो क्रॉप का जो रूट होता है वो पानी ऊपर खींच के अपने पत्तियों तक ले आता है, जिससे हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है। तो सब सरफेस इरीगेशन का यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है, इसका यूज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये हमारे 4 मेथड हो गए जिससे हम लोग इरीगेशन आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं, ये हमारा मेथड हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं वीड पे, खरपतवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोनॉमी का, वीड। वीड होता क्या है? अ वीड इज अ प्लांट दैट ग्रो इन प्लेस वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, ऑफन कंपीटिंग विथ कल्टिवेटेड क्रॉप और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस। वीड क्या होता है? ये ऐसा एक प्लांट है जिसका मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई ज़रूरत नहीं है जो हमारे फील्ड में उग जाता है, इसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ वीड होते हैं, जैसे आपका वीड हो गया चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम हो गया आपका, जैसे बथुआ, जैसे बथुआ हो गया, बथुआ क्या बोलते हैं हम लोग? चिनोपोडियम एल्बम बोलते हैं, चिनोपोडियम एल्बम बोलते हैं। जैसे बथुआ हो गया आपका, मेथी होगा, यही जो वीड होते हैं आपके खरपतवार, वही आपके मतलब कि जो गाय भैंस होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके खाने के यूज में आते हैं। बाकी जो वीड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, वो किसी के यूज में नहीं आते, उनको फेंकना ही पड़ता है हमको। तो जो अनवांटेड क्रॉप होते हैं वो हमारे फील्ड में उग जाते हैं, जो हमारे क्रॉप से कम्पीट करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट छीन लेते हैं। क्रॉप से हमारे मतलब जो फसल होती है उनसे न्यूट्रिएंट छीन लेते हैं, सनलाइट को छीन लेते हैं, वाटर को छीन लेते हैं, तो उसी को हम लोग वीड बोलते हैं, जिनका कोई ज़रूरत नहीं है। अनवांटेड क्रॉप होते हैं जो हमारे फील्ड में उग जाते हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं होता हमें। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जो पेपर में पूछा गया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है पेपर में, तो क्या क्या होता है वीड के कैरेक्टरिस्टिक? पहला होता है कि रैपिड ग्रोथ, मतलब ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है ये। और दूसरा क्या होता है? हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कि ये जो रिप्रोडक्टिव इनकी कैपेसिटी होती है वो हाईली होती है, मतलब ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, मतलब इनका जो सीड, मतलब ये रिप्रोड्यूस करके जल्दी जल्दी अपने सीड को बढ़ाते हैं, अपने मतलब जनसंख्या को बढ़ाते हैं, ये हाईली रिप्रोडक्टिव होते हैं। एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेटिक, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, किसी भी क्लाइमेट में ये अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इनकी एडेप्टेबिलिटी ये होती है। चौथा होता है कंपटीशन, मतलब कि ये क्रॉप से कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कंपटीशन करते हैं, वाटर में कंपटीशन करते हैं, सनलाइट में कंपटीशन, मतलब कि उनके हिस्से का, हमारे फसल के हिस्से का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है, सनलाइट, वो अपने को आधा ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्रॉप जो होता है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, तो ये कंपटीशन करते हैं क्रॉप से। अब पाँचवा परसिस्टेंस क्या होता है? पाँचवा मतलब कि इनको हटाना, परसिस्टेंस मतलब कि जो हमारा वीड जो अगर हमारे फील्ड में उग गया तो इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और छठवां क्या होता है? शॉर्ट लाइफ साइकिल। कुछ वीड जो होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है मतलब वो शॉर्ट होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है? मतलब कि जो वीड होते हैं वो क्रॉप से कंपटीशन करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे किस किस मामले में कंपटीशन करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के मामले में, जो हम लोग क्रॉप को न्यूट्रिशन देते हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं एनपीके, तो ये क्या करते हैं उनसे आधा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग 100% न्यूट्रिएंट्स दिए अपने क्रॉप को, फसल को, तो वो 20% ले लिए, पर हमारे क्रॉप को चाहिए 100% न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारे क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए 7%, तो हमारा जो वीड है, खरपतवार है, उससे 10% ले लिया, हमारे क्रॉप को मिला 85%, जिससे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, तो इस मामले में वो कंपटीशन करते हैं, ठीक है। पानी हम लोग दे रहे हैं तो आधा पानी तो यही सोख लेगा, हमारा वीड ले लेगा, और पानी भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा हमारे फसल को। इन सब मामलों में जो हमारा वीड होता है वो कंपटीशन करता है। जैसे हर फसल का अपना अपना वीड होता है, जैसे गेहूँ ले लो, आप वीड क्रॉप ले लो, उसका चिनोपोडियम एल्बम, जैसे हो गया बथुआ, वो चिनोपोडियम एल्बम हमारे गेहूँ फसल में उग जाता है, उससे कंपटीट करने लगता है। एक होता है फ्लाइरस माइनर, ये इसको क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे गेहूं फसल में देखने को मिलता है, ये हमारे गेहूं के क्रॉप से कंपटीशन करता है। ये गेहूं के क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ले लेता है, वाटर ले लेता है, सनलाइट को ले लेता है, जिससे हमारा गेहूं का जो क्रॉप होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, वो हमको अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाता, ठीक है। वही होता है क्रॉप वीड कंपटीशन, मतलब कि दोनों में जो कंपटीशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन। उसके बाद वीड मैनेजमेंट क्या होता है? वीड मैनेजमेंट मतलब कि वीड को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकें ताकि वो हमारे खेतों में, हमारे फसलों को ख़राब ना कर सके, हमारे खेतों में ना उग सके। क्या क्या उसके मैनेजमेंट होते हैं? मैनेजमेंट देखने से पहले हम लोग इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं वीड मैनेजमेंट के? पहला, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंट वीड सीड फ्रॉम इंटायर द फील्ड, मतलब कि फील्ड में उगने से पहले ही इसको हम लोग प्रिवेंट कर दें, मतलब इसको उगने ही ना दें फील्ड में, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इराडिक्शन। इराडिक्शन मतलब क्या होता है? रिमूव एग्जिस्टिंग वीड्स
बिफोर दे प्रोड्यूस सीड, मतलब कि जो वीड होता है वो तो रैपिडली ग्रोथ करता है, मतलब जल्दी जल्दी अपने सीड को प्रोड्यूस करता है। तो सीड प्रोड्यूस करने से पहले उसको हम लोग फील्ड में से हटा दें, ठीक है। अगर वो सीड प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, जैसे वो ग्रो करेगा नहीं जब, तो मतलब कि वो जो वीड हो रहा है वो मतलब ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, तो जो छोटा ही वो वीड हो तभी हम उसको हटा दें, जिससे वो सीड प्रोड्यूस करेगा नहीं, फैलेगा नहीं हमारे फील्ड में, ठीक है। ये प्रिंसिपल होते हैं। तीसरा क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन में हम लोग जो क्रॉप होता है, जो हमारा फसल होता है, उसको हम लोग जल्दी ग्रो करवा दें, जिससे हमारा फसल का जो टाइमिंग होता है वो सही टाइम पे हम अपने फसल को ग्रो करें, या पहले ग्रो कर दें, टाइम से पहले ग्रो करें, जिससे हमारा फसल बड़ा हो जाएगा हमारा फसल, और वीट रह जाएगा छोटा। तो तो दोनों में कंपटीशन जब होगा तो हमारा जो फसल होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वीट से, तो वहाँ पे वीट जो होता है हमारे फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। चौथा क्या होता है, इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन क्या होता है, यूज अ कम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, मतलब कि मेथड का यूज़ करके कुछ कम्बिनेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट। कौन कौन से मेथड होते हैं, मतलब किस किस मेथड से हम लोग वीड को अपने खेतों में से, अपने फील्ड में से उसको हटा सकते हैं। पहला मेथड होता है आपका कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में क्या आता है आपका, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ये एक टॉपिक है एग्रोनॉमी का, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में दिया गया है क्रॉप रोटेशन, जो हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। प्रॉपर स्पेसिंग, टाइमली सोइंग ऑफ सप्रेस सीड, मतलब टाइमली सोइंग मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम लोग का फसल होता है उसको हम लोग टाइमली सोइंग करेंगे, पहले सोइंग कर देंगे या टाइम पे सोइंग करेंगे। जैसे क्रॉप जो फसल होता है वो जल्दी ग्रोथ करेगा वीड से, तो जल्दी ग्रोथ करेगा तो वीड हमारा छोटा ही रह जाएगा, जो मतलब कंपटीशन करेगा अगर हमारे फसल से, तो अच्छे से कंपटीशन नहीं कर पाएगा, हमारा फसल उससे अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो कल्चरल मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग वीड को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल मेथड, मतलब हैंड वीडिंग करेंगे या होइंग करेंगे या प्लोइंग करेंगे। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल टूल्स जो होते हैं, जैसे हमारे खेतों में अगर वीड हो गया तो अब अपने हाथ से उसको निकाल दिए, या हो मतलब जो खुरपी होता है उससे हम लोग निकाल दिए, या प्लोइंग कर दिए, जुताई कर दिए, इन सब करके हम लोग अपने खेत में से वीड को हटा सकते हैं। तीसरा हो गया केमिकल मेथड, हर्बिसाइड का यूज़ करेंगे, जो केमिकल होते हैं हमारे उसको हम उसका छिड़काव कर देंगे, जिससे वीड खत्म हो जाएगा। चौथा होता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मतलब कि यूजिंग नेचुरल इनमी लाइक इंसेक्ट और पैथोजन टू कंट्रोल वीड, मतलब कि हम लोग इनमी का यूज़ करेंगे, जो इंसेक्ट होते हैं जो वीड को नष्ट करते हैं, उन सब इंसेक्ट का यूज़ करेंगे हमारे वीड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। पैथोजन का यूज़ करेंगे जो हमारे वीड को खा के ख़त्म कर सकें, ठीक है। ये हमारा वीड मैनेजमेंट हो गया। वीड मैनेजमेंट से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके बोर्ड में भी, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी एग्रीकल्चर के वीड से आपको जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे टॉपिक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार इसको पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं, वीड हो गया, इरीगेशन हो गया, बहुत आसान टॉपिक है। और जो आपको डाउट होते हैं किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।